नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और उनका एक राजनीतिक अनुभव भी रहा है। ये जो कोरोना काल है, इसमें बाल संरक्षण आयोग की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे हालातों में एक ये भी है कि कुछ परिवारों में बच्चे अनाथ हो गए जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। तो ऐसे में सरकार और बाल संरक्षण आयोग जो है वो उनके पेरेंट्स की भूमिका में है। तो आज हमने डॉक्टर साहब के साथ इसीलिए बातचीत रखी है कि हम उस बारे में समझ सकें कि ये भूमिका क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए अपना, कि आपने राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू हुआ ये? शैलेंद्र जी, बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट थी और मेडिकल के दौरान हम लोग विभिन्न तरह के जागरूकता कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, गांव-गांव जाते थे और हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग लोगों को अवेयर करते थे उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो फॉलो अप में हम लोगों को देखने को मिला। तो हम लोगों ने एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया और हम लोग विभिन्न सब्जेक्ट्स पे जाकर अवेयरनेस करते थे और उसका जब हम लोग फॉलो अप लेते थे, उस रिजल्ट से हम लोग इतना प्रभावित हुए और इतना ज्यादा उत्साहित हुए कि हम लोगों ने एक संस्था जो है वो साथिया फाउंडेशन नाम की बनाई। अच्छा। और उसके बाद हम लोग उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन काम करते करते जब हम लोग और सामाजिक मुद्दों में हम लोगों ने इंटर किया, जैसे बच्चों की नशे की आदत है या इस तरह के जो बड़े सब्जेक्ट हैं, इन पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उस समय हम लोगों को राजनीतिक दबाव का भी सामना करना पड़ा। तो लगा कि सामाजिक क्षेत्र को अगर हमें मजबूती देनी है तो हमारी राजनीति में जो है वो भी पैठ होनी चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों का सामना हमें ना करना पड़े। और वास्तव में शैलेंद्र जी, ये हुआ। और जैसे ही मैंने राजनीति में इंटर किया, मैंने बीजेपी जो उस समय उभरती हुई पार्टी थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक प्रधानमंत्री जी के रूप में उभर रहे थे, उस समय हम लोगों ने 2011 में कैंपेन स्टार्ट की और धीरे धीरे उनसे जुड़ते जुड़ते मैंने भाजपा जो है उसको एक पार्टी के रूप में अपनाया। और उसके बाद में हमने सामाजिक कार्य और माननीय प्रधानमंत्री जी की कैंपेन है उसमें जुड़कर सोशल मीडिया पर सारी चीजें हम लोगों ने की और वास्तव में बहुत बड़ा चेंज देखने में आया कि जो लोग पहले दबाव डालते थे वही लोग जो है वो साथी बनकर काम करने लगे। तो इससे हमारी जो सामाजिक एक जागरूकता थी या मुहिम थी, उसको राजनीति में आने से वो बहुत स्ट्रेंथन हुई, मजबूत हुई। तो मुझे लगता है कि राजनीति से बढ़कर जो है वो देश की जो सामाजिक सेवा है वो नहीं हो सकती है। इसमें आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तय होती है और उस पर आप काम करते हैं। मतलब आपने अपना जो पेशा था वो मेडिकल का था और वहां से आप राजनीति में आई? जी। कहते हैं ना कि कुछ दोस्त कहते थे कि अगर राजनीति को सुधारना है तो कुछ अच्छे लोग भी इंटर होना चाहिए, ये राजनीति गंदी है। तो साफ तो हम ही सब लोग करेंगे जब हम उसमें एंट्री करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि वो गंदी है और हम उसके अंदर इंटर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को और जो वास्तव में पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो और पेशे के जो लोग हैं, उनको एंट्री करनी चाहिए और समाज को अपना योगदान देना चाहिए। नहीं, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बाल संरक्षण आयोग में आपका काम सदस्य के रूप में ही इतना पूरा यूपी में फैला है कि लोग आप ही को उसका सब कुछ मान लेते हैं। तो जब आप बाल संरक्षण आयोग की सदस्य बनी, उसके बाद क्या हालात देखे और क्या क्या चीजें आपने सुधार की? शैलेंद्र जी, हम लोग बच्चों पर तो शुरुआत से उनके विभिन्न सब्जेक्ट, जैसे कि चाहे दांतों की अवेयरनेस हो, चाहे उनसे जुड़े टीकाकरण के अभियान हो, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में जो कि मिथ व्याप्त थे, जैसे पैदा होते ही उनके नाभि पे काऊ डंक लगा देना या शहद चटा देना, इस तरह की छोटी छोटी जो सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी, उन पर हम लोग हमेशा से काम करते रहते थे। और जब मैं बाल आयोग की सदस्य के रूप में मुझे मौका मिला बच्चों के और सब्जेक्ट्स के बारे में डीपली जानने का, तो
तो सबसे पहले मैंने विभिन्न तरह के जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड किया और उनकी लीगलिटी जो है, लीगल एस्पेक्ट्स जो है उसको जाना कि कैसे हमें करना है। उसके बाद धीरे धीरे कर चाहे पॉस्को का सब्जेक्ट हो, चाहे उनके केयर एंड प्रोटेक्शन की बात हो, बाल गृहों का संरक्षण की बात हो, उनमें व्यवस्थाओं की बात हो, संप्रेक्षण गृह की बात हो, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे जो है वो हमारे सामने आए और विभिन्न विभिन्न रूप में आए। तो उनको समझते हुए फिर हमने एक एक सब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया और इसमें सबसे ज्यादा जो टच करने वाली बात थी वो था बाल श्रम। बाल श्रम जो था वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभिशाप बना हुआ है, जिस पर हम लोगों ने अधिकारियों के माध्यम से और स्वयं भी बच्चों को रेस्क्यू किया, उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किया। पुनर्वास का कैसे पूरा फॉलोअप हो इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न तरह के प्रयास किए, एसओपीज डेवलप की। तो इस तरह से एक पूरा खाका जो है वो खींचा गया और आज मुझे लगता है कि 2015 से चूंकि बाल आयोग सक्रिय हुआ है और आज काफी हद तक लोग बाल अधिकारों के बारे में जागरूक हो चुके हैं और जान रहे हैं। हम लोगों ने जैसे कि पुलिस अधिकारी थे, उनको नहीं पता था कि बाल अधिकार क्या होते हैं, कैसे बच्चों को उनको पकड़ना है या कैसे रेस्क्यू करना है, सीडब्ल्यूसी के सामने कैसे प्रस्तुत करना है। तो उनका भी हम लोगों ने समय समय पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया और इस जागरूकता को नीचे तक लेकर आए हैं। बाल श्रम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके दौरान आपको तमाम जो संगठित लोग होंगे उनका भी सामना करना पड़ा होगा, वो विरोध में भी आए होंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक संगठित ढांचे में हैं हमारे समाज में, तो इसको तोड़ने की जरूरत होती। क्या अनुभव रहा, कुछ लोगों के दबाव वगैरह कभी पड़ते रहे? देखिए, बाल श्रम को लेकर भी कई जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने पहले दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे जिस तरह से हम लोग राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो माननीय वहाँ के जो सांसद महोदय हैं या विधायक महोदय हैं उनका भी काफी सपोर्ट हम लोगों को मिला। और उसके बाद चूंकि हम लोगों की सीधी वार्ता जो है विभिन्न मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी होती रही है, तो समय समय पर जब हमने उनके सामने सब्जेक्ट को रखा तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉपरेशन किया और पत्रों के माध्यम से नीचे तक एक मैसेज पहुंचाया कि इनका सहयोग किया जाए हर स्तर पर, चाहे विधायक, सांसद लेवल पर, पार्षद लेवल पर, हर जगह जो है बाल श्रम का चिन्हांकन हो और उनका प्रॉपर तरह से मतलब उनका रिहेबिलिटेशन हो। तो इस तरह से हमें काफी मदद मिली। लेकिन अगर मैं बात करूं नशे की बात करूं अगर, तो नशे में जो इन्वॉल्व बच्चे हैं उनका तंत्र जो है वो बहुत मजबूत है, जिसको काफी हद तक हमने तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन लेकिन उसको काफी हद तक मैं सफल भी रही, लेकिन बहुत सी अड़चने आई, जैसे कि जिसको मैंने पकड़ा था उसने एक मुकदमा भी हम लोगों पर किया। हालांकि वो अब खंडित हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह की चीजें हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं बचती रही कि नहीं, जो मामला है वो कोर्ट में है, हम उसको नहीं पकड़ सकते। इस तरह की छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें तो हम लोगों के सामने आई, बट हम लोग अपनी उसी जोश खरोश से आप सभी के सहयोग से लगे रहे और आज काफी हद तक हम लोगों ने सफलता भी हासिल की है। लेकिन इस पर अभी भी काम करना बाकी है, इस चीज से मुझे इनकार नहीं है। जो कोरोना का पीरियड शुरू हुआ उसमें बच्चों को एक ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें उनके स्कूल बंद हो गए, साथियों से मिलना जुलना बंद हुआ, और वो ऐसे थे जिनको हर चीज आप समझा भी नहीं सकते थे। बड़े को समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से लेके टीनेजर तक इस मुश्किलों को झेले। लेकिन उन्होंने परिवार को कोऑपरेट किया, पेरेंट्स को कोऑपरेट किया। कैसा अनुभव रहा आपका कि बच्चों के प्रति? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं अपने जो नन्हे सैनिक हैं उनको सल्यूट करना चाहूंगी कि जितना कॉपरेशन मैंने के दौरान बच्चों का देखा है, बच्चों की स्टडीज भी प्रभावित हुई, उनका खेलकूद, उनका अपने दोस्तों से मिलना जुलना, जो उनका एक एटमॉस्फेयर था पूरा सोसाइटीज में, वो प्रभावित हुआ। उसके बाद भी बच्चों ने इतना धैर्य रखा कि वो विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को समझाने के लिए, परिवार को समझाने के लिए बच्चों से निवेदन किया। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण रही और कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने चीजों को हैंडल किया। मैंने कुछ परिवारों की स्थिति भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी कि बहुत से परिवार हमारी जानकारी में ऐसे आए जिसमें माँ और बाप दोनों जो है वो कोविड का इलाज कराने के दौरान अस्पताल में थे।
छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर पर अकेले थे, ना उनको खाना बनाना आता था, ना उनके पास कोई केयर टेकर आ रहा था, क्योंकि कोरोना से प्रभावित परिवार था, और ना ही सोसाइटी के कोई लोग उनके पास आ रहे थे। किस तरह से उन बच्चों ने खुद को बचाते हुए खुद की व्यवस्थाओं को किया, तो ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और उनके माँ बाप सही होकर भी आए घर पर। कुछ के साथ अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई कि माँ बाप नहीं रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है राज्य सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम जो है उन्होंने उठाया है, और ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी जो है स्वयं ली है। तो जो बच्चे इस दौरान जिनके पेरेंट्स नहीं रहे या जिनकी फैमिलीज में ऐसे लोग नहीं है जो आगे उनको शेल्टर दे सके, तो उनके लिए बाल संरक्षण आयोग और राज्य सरकार किस तरीके की योजना लेके आ रही है? देखिए, इस कोविड काल के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या जिनके पास भी एकल अभिभावक और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इस लायक नहीं है कि वो उनका भरण पोषण कर सके, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार उठा रही है। चाहे उनके भरण पोषण की बात हो, शिक्षा दीक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सारी जिम्मेदारी जो है वो अब सरकार की होगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। बाल आयोग जो है लगातार दिनांक 17 तारीख से लेकर अभी भी कल तक यानी कि 22 तारीख तक हमारी अनवरत मीटिंग जो है वो मंडल स्तर पर इसके लिए हो रही हैं, और हम लोगों ने उसमें विभिन्न तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को करने के लिए स्टाफ जो है उसको बोला हुआ है, ताकि बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और ऐसे बच्चों का चिन्हांकन जो है वो निचले स्तर यानी ग्रामीण स्तर तक भी पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा बहुएं, पुलिस विभाग के जो बीट कांस्टेबल होते हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने वहां के पार्षद हैं, सभासद हैं या प्रधान हैं, इस तरह के लोगों की, यहाँ तक कि अध्यापकों की भी जिम्मेदारी जो है वो ऐसे बच्चों के चिन्हांकन के लिए तय की है, ताकि हमारे पास बिल्कुल बेस लेवल से जो है डेटा इकट्ठा हो सके, कोई भी बच्चा जो है वो छूटने ना पाए। ये हमारी प्राथमिकता है। और अगर हमारी प्राथमिकता ये भी है कि बच्चों को परिवार आधारित जो है वो संरक्षण मिले। अगर किन्हीं भी बच्चों के माँ बाप किन्हीं भी परिस्थितियों में वो अनाथ होते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही रहती है कि वो किनशिप केयर में जाएं, यानी कि अपने किसी भी रिश्तेदार जो पास के हैं, मामा है, मौसी हैं, चाचा है, ऐसे परिवार में संरक्षित हों जहां पर उनका प्रॉपर टेक केयर हो सके। इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि शुरुआत में हम लोग 15 दिन पर फॉलोअप करेंगे, क्योंकि ये देखने में आया है कि शुरुआत में परिवार बहुत जोश शोर से बच्चे को ग्रहण करता है, लेकिन धीरे धीरे कर उनकी मनोस्थिति चेंज होती जाती है और बच्चे जो है वो परेशान भी होने लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बच्चों को अवगत कराया गया है कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारी फॉलोअप के लिए टीम आती है उसको भी आप बिना दबाव के सारी चीजें बता सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने किया है कि अगर मान लीजिए किसी के रिश्तेदार किन्हीं भी परिस्थितियों में रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने उनको एडॉप्शन प्रोसेस जो है वो लीगल एडॉप्शन प्रोसेस जो है वो कारा के थ्रू उसके लिए भी हम लोगों ने, ताकि उनको एक परिवार आधारित संरक्षण मिल सके। अगर इन दोनों परिस्थितियों में अगर कोई बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो हमारे पास बाल गृह का भी ऑप्शन है। बच्चों को फिर हम प्रॉपर अपने ही जो संस्थाएं हैं उसमें लेकर आएंगे और उनकी प्रॉपर टेक केयर करेंगे। इस तरह की एक व्यवस्था जो है वो तैयार की गई। मतलब 3 स्तरीय बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की। जी जी, डॉक्टर साहब, प्रेफरेंस के आधारित। हाँ, एक चीज और देखने में आई है कि जब से ये कोविड शुरू हुआ, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में एक आध मैसेज घूमते रहते हैं कि अगर आपको कोई बच्चा चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। एक तरीके से ये फ्रॉड है, क्योंकि ऐसे तो आप गोद नहीं ले सकते। फ्रॉड है, और इसमें जो परिवार बच्चा लेगा और जो बच्चे को देगा, दोनों ही कानूनी जो के दायरे में आ जाएंगे, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये जागरूकता जो है वो हम लोग जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमारे 3 बिंदु हैं। उसमें पहला बिंदु यही है कि अनाथ बच्चों का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करें, एकल परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनका आइडेंटिफिकेशन करें। तीसरा जो है जो इलीगल अडॉप्शन हो रहा है, अगर हम इसको मानव तस्करी कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं इन पर हमारा फोकस होना चाहिए। इनकी रोकथाम के लिए जो प्रॉपर उपाय हैं वो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये मीटिंग हम लोगों जो ऑर्गेनाइज की है इसमें प्रॉपर निर्देश जारी किए गए हैं कि बेसिकली इन चीजों पर फोकस रहे। और एक फोकस और भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलाज के दौरान जिनके माँ बाप हॉस्पिटल में हैं या बच्चे अकेले हैं, अब हम लोग उनकी भी प्रॉपर टेक केयर जो है वो
अपने चाइल्ड लाइन के माध्यम से या जो हमारे अधिकारी हैं, पड़ोस का थाना है, उसके माध्यम से भी सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ये थी डॉक्टर प्रीति वर्मा जी के साथ हमारी बातचीत। उन्होंने बताया कि जो बाल संरक्षण आयोग है और उत्तर प्रदेश सरकार है वो किस तरीके से बच्चों को संरक्षित कर रही है, खासतौर से उन बच्चों को जो कोविड पीरियड में जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। सभी साथियों, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातचीत को देखा। इस पूरे वीडियो को और मैसेज को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल संरक्षण आयोग का एक नंबर भी दे देंगे, जहां से आप बाल संरक्षण आयोग से जरूरत पड़ने पर कोई मदद ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।